नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज बातचीत करेंगे पश्चिम बंगाल की। आप कह रहे होंगे पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव खत्म हो गए हैं, अब पश्चिम बंगाल की बात करने की जरूरत क्या है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लड़ाई खत्म हुई है, अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी वॉर चल रहा है, जंग जारी है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वहां पे भारी बहुमत से सरकार बनने के बावजूद भी ममता बनर्जी चैन की सांस नहीं ले पा रही है। उनके चीफ सेक्रेटरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उसके पहले उनके 4 जो उनकी पार्टी के लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था, मामला कोर्ट में पहुंचा, फिर हाई कोर्ट से किसी तरीके से उनको जो है वो जमानत मिल पाई है। और अब आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि अभी भी लड़ाई चल रही है। लड़ाई इस बात को लेकर ये है, और जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि जहां वो जीत जाते हैं वहां तो सरकार बनाते हैं, लेकिन जहां वो नहीं जीत पाते वहां भी सरकार बना लेते हैं। और क्यों बना पाते हैं? क्योंकि वो दूसरी पार्टियों को तोड़ लेते हैं, उनके विधायकों को तोड़ लेते हैं, उनके सांसदों को तोड़ लेते हैं, उनके पार्टी के लोगों को तोड़ लेते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि यही दवाई अब पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ ममता बनर्जी इस्तेमाल करने वाली है। और खबर इस बात की मिल रही है कि दरअसल पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आने की फिराक में है। उनमें से एक नाम, बड़ा नाम है, जिसके बारे में कहते हैं मुकुल रॉय। मुकुल रॉय जो एक जमाने में ममता बनर्जी के नंबर 2 थे, पार्टी के बड़े आर्किटेक्ट माने जाते थे, और ये कहते थे कि कांग्रेस से टूटकर जब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई तो उसको खड़ा करने में मुकुल रॉय का बड़ा हाथ था। ऐसे में मुकुल रॉय ने जब भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए आज से करीब 4 साल पहले, तो ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन 2 तारीख को नतीजे आने के बाद से मुकुल रॉय ऐसा लगता है जैसे सल्क कर रहे हैं, अंग्रेजी का शब्द है सल्क कर रहे हैं, वो कहीं किसी पीड़ा में है। खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में भी वो नहीं गए हैं, और उनको इस बात की भी तकलीफ है कि उनसे बहुत बाद में पार्टी में आए शुभेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है, जिनको पार्टी में आए सिर्फ 3 या 4 महीने ही हुए हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि राजीव बैनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी में अंतिम समय तक गए थे, वो भी पार्टी से अलग हटने की बातचीत कर रहे हैं। और इन सारी चीजों के मुतालिक जो जानकारी मिल रही है, कुछ लोगों का यह कहना है कि 30 से 39 भारतीय जनता पार्टी के नेता वापस आ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 3 सांसद और 7 विधायक जो है वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के टच में है। अब क्या कहा जाए इसको? क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दांव अब उनके ऊपर ही ममता बनर्जी आजमाना चाहती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर टूट जाएगी? क्या उसके विधायक पार्टी छोड़कर दोबारा तृणमूल कांग्रेस में आने की फिराक में है? और क्या ऐसा दबाव में किया जा रहा है या ममता बनर्जी के साथ आने के लिए ये सब लालायित है? इन्हीं सब मसलों में करेंगे बातचीत। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है प्रभाकर मणि तिवारी जो इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ है। हमारे साथ है नीरेंद्र नागर, वो भी कोलकाता से हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, सतीश के सिंह है, और हमारे साथ आलोक जोशी भी है। प्रभाकर जी, सबसे पहले सवाल इस बात को, ये जो तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, और इन अटकलों को हवा तब मिल गई जब मुकुल रॉय को देखने के लिए ममता बनर्जी के भतीजे गए, उनकी पत्नी की हालत ठीक नहीं थी। उसके बाद पता ये चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुकुल रॉय को फोन कर दिया, दिलीप घोष भी उनकी पत्नी को देखने चले गए। क्या ये महज इत्तेफाक है या कहीं कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा? जी नहीं, खिचड़ी तो पक रही है। जब आपको याद होगा, जब पिछले महीने चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद भी मुकुल रॉय की कथित घर वापसी का मुद्दा काफी तेज हो गया था, अटकलें लगने लगी थी। हालत यहाँ पहुंच गई थी कि मुकुल रॉय को एक ट्वीट के जरिए सफाई देनी पड़ी थी कि मैं बीजेपी में था, हूं और रहूंगा। और जेपी नड्डा ने भी मुकुल रॉय के इस ट्वीट को रिट्वीट किया था और उनकी सराहना की थी। लेकिन मुकुल रॉय और बीजेपी से उनकी नाराजगी की कई वजह हैं, कोई एकलौती वजह नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले भी वो नाराज थे, उसके बाद दिलीप घोष से उनका 36 का आंकड़ा है, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी से छिपा नहीं है। और उसके बाद जब
14 मई से उनकी पत्नी बीमार थी, अपोलो अस्पताल में कलकत्ता में दाखिल हैं, तो किसी ने उनकी खोज खबर नहीं ली थी, न बीजेपी के प्रदेश नेताओं ने, न केंद्रीय नेताओं ने। बुधवार को जब अभिषेक बनर्जी वहां अचानक पहुंचे तो उसके बाद अचानक बीजेपी में सक्रियता बढ़ी। अभिषेक के लौटने के कुछ देर बाद ही दिलीप घोष पहुंच गए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अगले दिन फोन कर दिया। तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। आप जानते हैं राजनीति में कहा जाता है कि न तो कोई दोस्ती अस्थायी होती है, न तो कोई दुश्मनी। तो मुकुल राय भी कम से कम मुझे लगता है इसी पद चिन्ह पर चल रहे हैं, इसी कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। और इसमें आप अगर मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय का बयान देखें हाल का, 30 मई को उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी कि हमें एक चुनी हुई सरकार, जनादेश से चुनी हुई सरकार को परेशान करने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। उसके बाद अभिषेक जब मिलने गए तो शुभ्रांशु से मुलाकात हुई तो उनका कहना था बीजेपी के नेता आए या नहीं आए, लेकिन विपक्ष में रहते शुभ्रांशु अभिषेक जो आए हैं ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजें चल रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने फोन किया और दिलीप घोष और मुकुल राय से, जैसे मैंने पहले बताया, 36 का आंकड़ा है। और मुकुल राय ने उस दिन दिलीप घोष के जाने के बाद कहा था कि पता नहीं कौन आया, कहाँ गया, कैसे आया, मुझे पता नहीं। दिलीप घोष ने आज उसका जवाब भी दिया है कि किसी को अस्पताल में देखने जाने के लिए पहले से बताने की जरूरत नहीं होती है। ये सब चीजें चल रही है। तो इससे बीजेपी में जो उथल पुथल चल रही है इसका भी पता चलता है। जी बिल्कुल। जिस शुभ्रांशु राय के ट्वीट के बारे में आपने जिक्र किया वो 30 मई को उन्होंने कहा था, जो अंग्रेजी में था। उसका मतलब यह था कि वी क्रिटिसाइज अ गवर्नमेंट व्हिच केम टू पावर थ्रू पीपल्स मैंडेट, वी नीड सेल्फ क्रिटिसिज्म। उनका कहने का मतलब यह था कि एक सरकार जो भारी बहुमत से आई है उसको क्रिटिसाइज करने के पहले हमें सोचना चाहिए था और हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म की जरूरत है। यानी पार्टी के विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके की बातें करते तो उसका मतलब साफ दिखाई पड़ता है, या उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने ये किया कि दरअसल शुभ्रांशु राय के ट्वीट के बहाने मुकुल राय अपनी नाराजगी को जताने का प्रयास कर रहे हैं। और यह सिर्फ अकेले शुभ्रांशु राय नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो पार्टी के कई बड़े नेता, यहां तक कि राजीव बैनर्जी जिनको बड़ा नेता माना जाता है और अंत समय में आए हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, कहा कि द लवेबल पीपल ऑफ बंगाल हैव मेड देयर चॉइस वेरी क्लियर, एनी अटेम्प्ट टू डू पॉलिटिक्स नाउ व्हेन बंगाल इज फाइटिंग कोविड कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। ये राजनीति में इस तरीके के बयानबाजी या इस तरीके के ट्वीट अक्सर एक संदेश देने का प्रयास करते हैं। गौतम दा, मुकुल राय नाराज हैं, राजीव बनर्जी इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं, सोनाली गुहा जो है वो माफी मांग रही हैं, माफ कर दीजिए हमको, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या ये इत्तेफाक की बात है या कहीं कोई दबाव पड़ रहा है, कोई प्रेशर पड़ रहा है, या उनको रियलाइज हो रहा है कि बीजेपी में जाके गलती कर दी? देखिए, ये तो चुनाव नतीजे का बाद ही इन लोगों का ये सब एहसास हो रहा है। पहले तो ऐसे एक माहौल बनाया था कि आपका यहाँ भी चर्चा हुआ था कि ऐसे कि तृणमूल का घर टूट रहा है। आज चर्चा हम कर रहे हैं कि भाजपा का घर टूट रहा है कि नहीं। पूरा पासा बदल गया है। ठीक है, राजनीति में मुकुल राय का जो बात आप कह रहे हैं, मुकुल राय इसके बाद भी एक बयान दिया है कि मुझे पता नहीं है दिलीप घोष हमारा पीढ़ी से मिलने गया कि नहीं गया। ये भी बंगाल का अखबार में छप चुका है। तो वो दिलीप घोष को भी महत्व नहीं दे रहा है वो गया कि नहीं गया। लेकिन जिस जगह आप देखिए, अभिषेक बनर्जी जाने के बाद अगर खुद प्रधानमंत्री को मैदान में आना पड़ रहा है तो पार्टी बचाने का जो एक, तो ये जाहिर हो गया कि पार्टी बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज बंगाल में जो चल रहा है, मैं आपको जो बताऊं, बहुत सारे अटकले हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ऑफिशियली बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है शायद ही भाजपा के ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी डाल रहा है। तो क्योंकि भाजपा सरकार, केंद्रीय सरकार जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार के ऊपर परेशान कर रहा है, राधा लोगों ने जो बोल रहा है, दूसरी तरह जैसे उसके प्रेशर में रखा है ममता बनर्जी को। अभी कोविड सिचुएशन में इस टाइम ममता बनर्जी की तरफ से भी ये एक कोशिश हो सकता है कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को तोड़ के भाजपा का मनोबल गिराया जाए। इसलिए जो चल रहा है, देखिए जितने लोगों ने, जो 150 लोगों ने करीब तृणमूल छोड़ के गया था, उसमें 22 विधायक भी रहे हैं। लेकिन इन सबको पता था कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उसी हिसाब से वो लोग सोचा था हमें कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए भाजपा ही पार्टी है उसमें जाना चाहिए। तो वो बंगाल का मानसिकता जो भी है, ग्राउंड रियलिटी पता नहीं वो समझा कि नहीं समझा। लेकिन इसके बाद जो उल्टा हो गया, अभी यही ऐसे कोई नहीं है कि जो पुराना आरएसएस बीजेपी जो करते रहे हैं वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर जाने का बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। वही लोग जाने का बात कर रहे हैं, जिसके आप बात सुन रहे हैं वो सारे दल बदलू है।
मतलब चुनाव का पहले तृणमूल छोड़ के बीजेपी आया था, अभी बीजेपी का कुछ है नहीं बंगाल में। ममता बनर्जी 5 साल राज करेंगी, लेकिन नेचुरली इसके लिए राजीव बनर्जी बयान नहीं दिया। राजीव बनर्जी का बीबी भी ममता बनर्जी से मिल चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा। तो उसका एक एमिसरी ऑलरेडी पहुंच गया है। ऐसे बहुत सारे। मुकुल राय के बारे में मैं बताऊं कि मुकुल राय ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द तृणमूल में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनका जो अपना फॉलोअर्स है, जो भक्त है, उनको जगह देने का पहले कोशिश कर रहा है। उनको जाने माने जो माना जाता है कि विधायक है ममता जी, एक पूर्व मिदनापुर से एक महिला विधायक, उसको मंत्री बना दिया पहली बार। दूसरी बात है कि जो शुभ्रांशु का जो बात है वो हार गए, तो इसीलिए उसका एक अकोमोडेशन बहुत जरूरी है। जो बैरकपुर एरिया में जितना सारे के सारे सीट हार दिया बीजेपी ने, तो सोचा नहीं था सिर्फ बंगाली नहीं, तो हिंदी भाषी के खिलाफ वोट दे दिया। तो पता नहीं हिंदी भाषी का वोट तो दूसरा है, दूसरा इशू में बताऊंगा कि क्या कारण है। वो तो उत्तर प्रदेश बिहार का जो सिचुएशन है उसका एक रिफ्लेक्शन हुआ है बंगाल में। इसी से नतीजा आपको लगाना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश बिहार में क्या होने वाला है, लोगों को भावना में क्या है केंद्रीय सरकार, खास तौर पे कोविड मुकाबला में। उसी के कारण ही खिलाफ वोट दिया था। उनका जो गांव वाले देश में रहते हैं, उनको लगा कि जो मर रहे हैं लोग, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, तो खिलाफ वोट दिया। लास्ट 3 फेज का वोट में बीजेपी को शायद 10 सीट मिला कि नहीं संदेह है। 131 सीट बचा रहा था, 131 में 10 मिला कि नहीं मुझे डाउट देखना पड़ेगा डिटेल। तो बात यह है कि इसके बाद वही लोग जो देखा कोई संभावना है ही नहीं बीजेपी में, और क्योंकि अगला अभी जो स्थिति है, अभी बंगाल का जो ग्राउंड रियलिटी है, जनता का जो मानसिकता है, ये मान रहा है कि शायद 2024 में लोकसभा में जो आ रहा है, शायद बहुत जगह ऐसे है जहां पे तृणमूल का पकड़ बहुत बड़ा है, जनाधार बड़ा है, वोट प्रतिशत बड़ा है, 43% से 48% पहुंच गया है। बहुत जगह पे मार्जिन इतना बड़ा है, वही सांसद सोच रहे होंगे कि शायद बीजेपी टिकट से हम जीत नहीं पाएंगे। तो ये स्वाभाविक, जैसे जिस कारण से वो आए थे उसी कारण से जाने का बात कर रहे हैं। गौतम दा, ऐसे कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के होंगे, एमएलए होंगे जो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के टच में होंगे? देखिए, 2 तो सांसद है, जिसका तो आपको पता है कि जो सांसद में बीजेपी में गए थे वो दोनों के खिलाफ ही सुधीर बंदोपाध्याय स्पीकर के साथ बात किया, सांसद पद खाली। वो लोग भी इनडायरेक्टली एमिसरी दूत तो भेज रहा है कि ऐसा मत करो, हम दोबारा सोच सकते हैं। तो 2 है। इसके साथ तृणमूल कांग्रेस ऑफिशियली कहा 3 सांसद के बारे में, ऑफिशियली कहा 7 विधायक। अभी तक कोई विधायक ओपनली अभी तृणमूल के साथ ऐसे संपर्क किया है, ऐसे कोई खबर नहीं। जो है सारे हारे हुए हैं। राजीव बनर्जी हो, प्रवीण घोषाल हो, जो अमित शाह के पास गए थे चार्टर फ्लाइट लेके 5 वैशाली डालमिया हो, सारे लोग इस संपर्क में सब हारे हुए हैं। तो ममता बनर्जी का हारे हुए लोगों का भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो सांसद है 2024 के लिए वो जरूरत हो सकता है। तो इसलिए उसको ममता बनर्जी अभी इतना, उसका जनाधार जो बड़ा है, शायद होता है जीतने के बाद और भी ज्यादा होता है, वो सोचता है कि अभी सोच रहा है कि शायद लेने में फायदा क्या है, जीतेंगे तो हमारा नाम पे, ममता बनर्जी के नाम पे, तो तुम कौन होते हो, तुम अभी रहो वेटिंग लिस्ट में रहो। हाँ, निरंजन जी, ये चाहे चुनाव के ठीक पहले कितना माहौल बनाया गया कि देखिए तृणमूल कांग्रेस टूट रही है, अकेली तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी रह जाएंगे, ऐसा बयान अमित शाह का चुनाव के पहले आया था। यानी उन्होंने इस बात को कामयाबी बताने की कोशिश की किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस से लोग टूट कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अगर यह प्रोसेस रिवर्स हो रहा है तो ये बीजेपी की भी कमजोरी है या तृणमूल कांग्रेस की तरफ एक अट्रैक्शन बन रहा है, या लोगों को लग रहा है कि अगर भाजपा के साथ जाने से राजनीति नहीं बनने वाली, इसे तृणमूल के साथ चलते बेहतर रहेगा? वो जो नेता हार गए हैं, अगर वो तृणमूल में वापस आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स तो सही है, लेकिन ये तृणमूल के लिए बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति है। आप ये समझिए, आज ही स्टोरी आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि इसके बारे में विचार किया जा रहा है कि जो लोग वापस आना चाहते हैं उनको लिया जाए या ना लिया जाए। निश्चित रूप से जो लोग तृणमूल के साथ रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में रहे हैं, निश्चित किसी को नहीं पता था कि 200 से ऊपर सीट लेंगे, तो बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। तो अगर ये जो डिफेक्टर्स हैं उनको वापस लिया जाए तो जो आपके वफादार लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी होगी और उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए मुझे लगता नहीं कि कई लोगों को अगर लिया भी जाएगा तो उनको 6 महीना 1 साल तक कुछ
पावर नहीं दिया जाएगा। हाँ, पार्टी में रहिए, आप काम कीजिए। तो अच्छा, मुकुल रॉय की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि उनका बेटा मुकुल रॉय का आगे क्या करियर मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर बीजेपी उनको रखना चाहती है शायद दिल्ली में कुछ मंत्री बना दे तो अलग बात है, वरना उनका करियर, पॉलिटिकल करियर दिखता नहीं। लेकिन उनके बेटे का करियर है, और मुकुल रॉय को अगर अभिषेक बनर्जी से समस्या थी, उनके बेटे को कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज हो रही है उसमें उनके बेटे का ज्यादा बड़ा रोल है। वो देख रहे हैं कि बीजेपी में 5 साल बाद भी वापस आएगी पता नहीं, तो अपने करियर के लिए, और हर बाप अपने बेटे के लिए सोचता ही है। तो मुझे लग रहा है कि सारी कवायद जो है वो अगर बेटा जीत गया होता तब भी, अब तो हार गया है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है, अब तो एमएलए भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जैसा गौतम जी ने कहा कि मुकुल रॉय का अभी आना बहुत तय नहीं है, और मुझे भी लग रहा है कि उसको थोड़ा सा प्लेकेट करने के लिए शायद कुछ मंत्री वगैरह बना दें दिल्ली केंद्र में, और बेटा जो है वो कोशिश करता रहे। और ममता बनर्जी ये देखेंगी कि किसके आने से हमें फायदा है, किसके आने से हमें नुकसान है। कोई ऐसे इलाके जहां पर तृणमूल कमजोर है, अगर वहां से कुछ लोग आते हैं तो मे भी वह उनको कंसिडर कर सकती है। तो ये सारा जो आना है वो केस टू केस डिसाइड होगा। बिल्कुल जैसे बीजेपी करती है कि ढोर के ढोर ले लिए उससे चुनाव से पहले, ऐसे ढोर के ढोर वापस तृणमूल में जाने वाले नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे बीजेपी किस तरह से लोगों को लाई थी, खासकर स्टार कैंडिडेट को, वह केरल में देख चुके हैं, जो अभी केस आया है कि किस तरह से पैसे दे के उन्होंने लोगों को लिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टार कैंडिडेट बीजेपी में गए थे वो अगर तृणमूल में ना भी जाए तो कम से कम पार्टी तो छोड़ ही सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। पार्टी तो छोड़ ही सकते। बट सतीश जी, ये जो बड़ी ममता बनर्जी क्यों नहीं चाहेंगी कि जिस वार से अभी तक भारतीय जनता पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करती रही है, आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए। हाँ, महाराष्ट्र का चुनाव हो गया था, कांग्रेस और एनसीपी के इतने नेता चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गए, और ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए किस तरीके से दूसरी पार्टी को छोड़कर आ रहे, इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही, उसकी सरकारें बन रही। मध्य प्रदेश के अंदर पूरी सरकार गिरा दी उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, बहुत करीब 20-22 विधायकों को इधर से उधर करके। आप देखिए कि गुजरात के अंदर राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, जब भी चुनाव हुआ पता चला कुछ सांसद, कुछ विधायक इधर टूट के इधर आ गए। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, क्या पश्चिम बंगाल में उसी खेल को ममता बनर्जी शुरू करके मोदी को पटखनी देने की कोशिश करेंगे, कम से कम उनके काडर को डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे? देखिए, 2 बातें हैं आशुतोष जी, आपने सही कहा। ममता वो हर कोशिश करेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक भगदड़ जनता पार्टी डिमोरलाइज करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनको ये भी मैसेज देना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर मोदी का कोई चैलेंजर है तो ममता बनर्जी है, पहली बात। दूसरी बात, वो बीजेपी को किराए की पार्टी, भाड़े की पार्टी, मौसमी पार्टी, इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, हमको लगता है कि बंगाल में एक मेंटल पैरालिसिस की शिकार होगी, जिसको कहते हैं मेंटल ब्रेकडाउन का। उनकी नीति क्या है कुछ समझ में नहीं, नेताओं पे रहते, और अगर आगे भी चलना है तो उनको आगे के अपने पुरानी नीति पे और नेताओं पे चलना होगा, ये वो समझ नहीं पाए, इसलिए वो मौसमी लोग लिए। अब वो समस्या खड़ी कर रहे हैं, और डिमोरलाइज तो ममता बनर्जी करेंगी। तो यही मुख्य बात है कि अब आपको हिंदी भाषी, बाहरी पार्टी, जय बंगला, ये सारी चीजों में समेट कर जो भी कुछ वहां भारतीय जनता पार्टी बची है, और अब तो नेतृत्व का भी समझ में नहीं आ रहा है कौन है वहां पे, वो हर कुछ कोशिश कर रही है कि किसी तरह से, अब जब एक एक गिलास पानी में कि पानी का रंग क्या है, हर चीज पे तो झगड़ा हो रहा है, हर चीज पे टसल हो रहा है, हर चीज पे टसल हो रहा है, छोटी छोटी चीजों पे भी। तो स्थितियां मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल बंगाल में कोई जड़ की जगह है। हमको लगता है वो जड़ता की शिकार होती जा रही है, और 5-6 चीज करने के चक्कर में ये पूरा जो है ना पैरालिसिस हो गया। हम तो याद सुने हैं, आपको आज की एक मैं खबर बताऊं कि शायद ये एक चर्चा ये भी चल रही है कि बंगाल को 3 भाग में बांटा भी जा सकता है, इसकी सोच है, बलून है। तो इस तरह से चीजें सोची जा रही हैं आगे के बारे में। अब पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ये साबित कर देना चाहती हैं कि वो बीजेपी को मटियामेट या नेस नाबूद कर देंगी, कम से कम बंगाल में। तो सतीश जी, जिस ऑपरेशन लोटस को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता था, ऑपरेशन लोटस, और ये कह के डराया जाता था
कि कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन लोटस, महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस, राजस्थान में ऑपरेशन लोटस, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस, हर जगह ऑपरेशन लोटस। और ये कहा जाता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अमित शाह जैसा नेता है जो कहीं से किसी भी विधायक को तोड़ के पार्टी गिरा सकता है। क्या ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी आज की तारीख में यही होगी पश्चिम बंगाल के अंदर, अगर बीजेपी को 2024 के चुनाव के पहले डिमोरलाइज करना है और किसी बड़े खतरे के रूप में उभरने से पहले उनको खत्म करना है, तो रिवर्स ऑपरेशन लोटस ममता बनर्जी करेंगी? ये सवाल आपसे करूंगा, उसका मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। सतीश जी, आपसे सवाल है ये। मैं नहीं सुन पा रहा। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? नहीं, मुझे लगता है सतीश जी से हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। आलोक, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? अपने को अनम्यूट करिए। आशुतोष, एक कहा जाता है शठे शाठ्यम समाचरेत, और दूसरा है कि जो लोग तलवार के दम पर राज करते हैं उनका खात्मा भी तलवार से ही होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा। अब आजकल वो नारा उनकी तरफ से सुनाई नहीं पड़ता है, कांग्रेस मुक्त भारत। जब आप मुक्त भारत की बात करने लगते हैं तो फिर वो सिर्फ कांग्रेस नहीं सुनती है, उसको इस देश का हर राजनीतिक दल, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट लड़ने वाला हर कैंडिडेट भी सुनता है कि भाई इन लोगों का इरादा तो सामने वालों का नाश करने का है। तो इनका इरादा अगर सामने वाले का नाश करने का है और सामने वाले को मौका मिलेगा तो क्या वो इनको छोड़ेगा? और नाश करने का रास्ता इनका कोई ऐसा तो था नहीं कि जमीन बनाएंगे और बेस तैयार करेंगे और उसके बाद करेंगे। रास्ता ये था कि तुम्हारे विधायक तोड़ लेंगे, तुम्हारे नेता तोड़ लेंगे, तुम्हारे जो लोग तुमको चुनाव जिताते हैं वो हमें जिता देंगे। और ये आप एक जगह नहीं, आप कई प्रदेशों में देख चुके हैं, कहीं चुनाव के पहले, कहीं चुनाव के बाद। तो अब अगर ममता बनर्जी ने वहां एक रिसाउंडिंग विक्ट्री दर्ज की है, ऐसी जीत दर्ज की है जिसके बाद जो लोग उनकी पार्टी छोड़कर भागे थे इस उम्मीद में, क्योंकि देखिए ये एक भ्रम जाल फैलाने का बड़ा भारी काम है, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन बहुत कुशल हैं। उन्होंने भ्रमजाल फैला दिया था जिसमें शायद तृणमूल के बहुत सारे नेता भी ये सोचने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी हार जाएं, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अभी से सुरक्षित नाव पे चलो। लेकिन जो लोग इतने कमजोर दिल के होते हैं कि वो सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे होते हैं, वो बहुत दिन तक फिर असुरक्षित ठिकाने पे टिकते नहीं है। हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के, वो जो भी करके वो जाके ममता जी के दरबार में दोबारा हाजिरी देके प्रयास करेंगे कि फिर वापस वहां पहुंच जाएं जहां जो आज सुरक्षित ठिकाना है। क्योंकि जब आप बंगाल में हार गए हैं तो इसके बाद अब ठिकाना नहीं है कि आप कौन सा प्रदेश जीतेंगे आने वाले प्रदेशों में। आज की हालात में ये गणित जरूर है कि आप एक लंबी रेस में जाएंगे। ये हो सकता है कि किसी नए फैक्टर को सामने ले आया जाए और अचानक वो सब बदल जाए जो हम आज देख रहे हैं। लेकिन जो जिक्र अभी हुआ कि क्या बंगाल के 3 टुकड़े हो सकते हैं, अभी हम उत्तर प्रदेश में लगातार सुन रहे हैं कि यूपी के 4 टुकड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई गंभीर विचार नहीं है कि ये टुकड़े हो सकते हैं। इस समय तरह तरह की थ्योरीज उछाली जा रही हैं। बाजार में इतनी चीजें छोड़ दो कि हर आदमी किसी ना जिसको जो पसंद आए वो उसके बारे में विचार करने में व्यस्त हो जाए और वो असली बात पे सवाल पूछना बंद कर दे। वो ये न पूछे कि भाई कोरोना का क्या हो रहा है, ये व्हाइट फंगस का क्या हो रहा है, येलो फंगस का क्या हो रहा है, और बल्कि मैं तो अब ईमानदार मैं नया वो ले आया हूँ ये जो ऑरेंज या सैफरन फंगस जो देश में लगा हुआ है उसका इलाज क्या होगा, इस पर कोई सवाल नहीं पूछे। इसके लिए तरह तरह के जुमले गढ़िए, सुनाइए, कहिए वहां ये मुख्यमंत्री बदल रहा है, यहाँ इसके साथ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगाया जाएगा, यहाँ इसके 4 टुकड़े होंगे, वहां उसके 2 टुकड़े होंगे, वहां बीजेपी टूट जाएगी, वहां कांग्रेस टूट जाएगी, या मेहुल चोकसी को लाया जाएगा। ऐसा कुछ भी ले आओ। आज दोपहर में टेलीविजन चैनल के एंकरों को एक सब्जेक्ट दे दो कि भाई आज शाम के लिए तुम्हें एक मसाला दे दिया, अब इस पे बिजी रहना, इधर कोरोना की फालतू बात मत करना तो क्या करना, कहना कि बहुत जबरदस्त चल रहा है, सब केस साफ हो गए हैं, इस सरकार ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। ठीक है आलोक जी, तो ये दिख रहा है। आप एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज में जा रहे हैं। लेकिन सतीश जी, मेरा जो सवाल आपसे था वो सवाल दरअसल आपको मेरी आवाज अब आ रही है माइक से साफ? हाँ, मेरा सवाल यह था कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बड़ा गौरवान्वित महसूस करती है कि ऑपरेशन लोटस करती सक्सेसफुली।
वो कर्नाटक में कर देती है, मध्य प्रदेश में कर देती है, राजस्थान में करने की कोशिश करती है, सब जगह करने की कोशिश करती है। ऑपरेशन लोटस बड़ा मशहूर एक नाम आ गया है और कहा जाता है देखिए कितना दिमाग है इन लोगों के पास। जहां सरकार बनती वहां तो सरकार बनाते ही बनाते, जहां सरकार नहीं बनती, और गोवा का उदाहरण देते, वहां भी सरकार बना लेते। तो क्या अब ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक मॉडल हो गया है क्या? और ममता बनर्जी इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही, यानी खुद भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में और अपने ही ऑपरेशन लोटस रिवर्स में फंस गई। देखिए, सारी पार्टियां रह रहकर ये काम करती रही हैं आशुतोष जी। ये कांग्रेस के जमाने में भी होता था, सरकारें चली जाती थी, रातों रात बदल जाता था, ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी को एक आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता था, और दूसरी बात क्या है कि जो यहाँ वो कांग्रेस पार्टी नहीं है बंगाल में, वहां उसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, जड़ की कांग्रेस जिसको कहते हैं। वो ममता कार्ड से वो टकराना पड़ रहा है। तो ये दिक्कत है, और प्रलोभन और तरह तरह की बातें से पहले, चुनाव से पहले लोग आ गए। लेकिन ये मॉडल तो पार्टियों के लिए है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। हमको क्या लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस बारे में दोबारा विचार करेगी कि जो बंगाल पॉलिसी रही है और कई जगह ऐसी पॉलिसी रही है, उससे अपने आप को मुक्त करे। नहीं तो जिस तरह से बंगाल में कहा जाएगा कि बीजेपी या तो भ्रष्टाचार मुक्त हो, बीजेपी क्योंकि उन्होंने लोगों को ले लिया था, अब तृणमूल हो गई भ्रष्टाचार मुक्त, अब उसके बाद अब भ्रष्टाचार से फिर युक्त हो, तो उनको बदलाव जो है करना पड़ेगा, और पावर गेम में या आइडियोलॉजी में दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। किसके द्वारा वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, पहले कौन, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। ये विवेचना है और ये विश्लेषण है और आत्ममंथन की बात है। और आप देखिए ना, वो तथागत रॉय नाम के गवर्नर थे, दिलीप घोष, सबसे पहले बंगाल में फियास्को पर दिलीप घोष का बयान आया, और उसके बाद तथागत रॉय जो एक गवर्नर थे, उनका पूरा नाम ध्यान से नहीं पड़ रहा है, वो तो रोज ही कुछ न कुछ बोल रहे हैं। तो ये सारा एक मुझे लगता है रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स हैं। प्रभाकर जी, मुकुल रॉय की पत्नी का हॉस्पिटलाइज होना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पहले अभिषेक बनर्जी का पहुंचना और उसके बाद आनंद फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन करना, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि पार्टी की हालत ठीक नहीं है और ममता बनर्जी अब उनकी पार्टी की सर्जरी करने वाली है। अन्यथा अभिषेक बनर्जी अचानक मुकुल रॉय की पत्नी को देखने क्यों जाएंगे या उनके मुकुल रॉय से मिलने क्यों जाएंगे? जी हाँ, ये तो तय ही है, क्योंकि मुकुल रॉय की पत्नी करीब 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती है, लेकिन बीजेपी या केंद्र के किसी नेता ने न तो वहां जाने की जहमत उठाई और न ही फोन करने की। और मुकुल रॉय ने अपने करीबियों से नाराजगी भी जताई थी इस पे कि भाई बीजेपी वालों ने कोई खोज खबर नहीं ली है। उसके बाद जब अचानक अभिषेक बनर्जी पहुंचे तो उसके बाद बीजेपी में सक्रियता पैदा हो गई और तुरंत दिलीप घोष पहुंच गए। अगले दिन अमित शाह ने भी फोन किया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन किया। तो इससे कई चीजें साफ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं को भी डर है कि हमारा कुनबा बिखर न जाए, बिखर रहा है, इसको रोकने की एक कोशिश है, कवायद है। और मुकुल रॉय, जैसा मैंने कहा, दिलीप घोष से उनके पहले 36 के आंकड़े थे और मुकुल रॉय ने टिप्पणी भी की थी कि भैया कब दिलीप घोष आए, किसको देखने आए, मुझे नहीं मालूम है। दिलीप घोष ने आज कहा कि अब अस्पताल कोई जाएगा तो पहले से बता के पूछ के थोड़े जाता है, टाइप की चीजें हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कुनबे को बिखरने से बचाने की कवायद में जुट गई है। अब पिछले 24 घंटे, जब से 36 घंटे प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया जब से मुकुल रॉय को, और मुकुल रॉय की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। वो चाहे शुभेंदु को नेता बनाने का विपक्ष का मामला हो, चाहे उससे पहले भी सुबह मुकुल रॉय काफी नाराज रहे हैं, प्रदेश मुख्यालय में आते नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें मुकुल रॉय के साथ होती रही है। और उनके साथ उनके बेटे का बयान देखें तो कई चीजें साफ हो जाती है। मुकुल रॉय ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके बेटे ने कहा कि अभिषेक और ममता बनर्जी बराबर हमारे माता पिता की खबर हालचाल लेती रही है, स्वास्थ्य की लेती रही है और घरेलू संबंध है हमारे में। उनसे कल पूछा गया कि क्या आप दोबारा टीएमसी में लौटने की सोच रहे हैं, तो उनका कहना था अभी तो पहले मेरी माँ स्वस्थ हो जाए, उसके बाद मैं इस मुद्दों पर विचार करूंगा। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा, इस संभावना को खारिज नहीं किया था। जी बिल्कुल। गौतम दा, ये प्रधानमंत्री का फोन करना कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको?
ये तो लगता है कि प्रधानमंत्री बीजेपी का सबसे बड़े नेता, देश का प्रधानमंत्री, वो अगर उसके मुकुल राय से बातचीत कर रहा है, आश्वासन दे रहा है, तो मतलब मुकुल राय को लगेगा कम से कम एक इज्जत मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन बात आपको ये कहूँ, सिर्फ ये चुनाव का बाद नहीं, चुनाव का ठीक पहले 2-3 मीटिंग ऐसे हुआ है जनसभा ममता बनर्जी के, जिसमें ममता बनर्जी ने खुद के कहा मुकुल भालो छे, मुकुल बहुत अच्छा लड़का है, वो शुभेंदु का तरह इतना बदमाश नहीं है, वो बेचारा यहाँ पे रहते थे, उसको भेज दिया कृष्णनगर, कहा कितना कष्ट है, उसका कष्ट होगा, भले ही वो जीत गए तो अलग बात है। तो मुकुल राय के प्रति ममता ने चुनाव का पहले ही एक सिग्नल दे चुके हैं कि मुकुल भालो छे, मुकुल बहुत अच्छा लड़का है, वो शुभेंदु के तरह बदमाश नहीं है। तो ये जो सिग्नल तो ममता बनर्जी के तरफ से भी एक सिग्नल है, लेकिन मुकुल के लिए कुछ परेशानी है। मुझे लग रहा है कि जिस 4 साल पहले जो ज्वाइन किया था, उसके बाद राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से उसको दिल्ली में सिर्फ चुनाव का पहले वाइस प्रेसिडेंटशिप मिला है। बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट में एक वाइस प्रेसिडेंट है। अब बेचारा ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी वेट कर रहा है कब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएगा। अभी तो सर्बानंद सोनोवाल को हटाया गया, वैसे ही पत्रकार लोग देख दिया उसका मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, एज इन मोदी ने उस सब लोगों को बता दिया। आज तक कोई कैबिनेट रिशफल नहीं हो रहा है, कोई नहीं हुआ, कभी होगा कोई पता नहीं। एक बार तो मेरे याद है, सबसे पहले बार जब मोदी जी आए थे, सब लोगों ने लिखा था कैबिनेट रिशफल होगा, मोदी जी खुद आके कहा था ये लोग गलत लिख रहा है, ये मैं ही कह तो बोल सकता हूँ कब होगा, आप लिखने से नहीं होता है। तो अगर मुकुल राय मंत्री बनेगा तो बोलना चाहिए आज से, जो मोदी नहीं बनाएगा तब सच बना देगा, वो अलग बात है, दूसरी मैं जोकिंगली बोल रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि मुकुल राय को रिहेबिलिटेशन तृणमूल कांग्रेस, मुझे लग रहा है तृणमूल को, पहले मैंने कहा मुकुल राय का जाने का कुछ मुश्किल है, नारदा शारदा दोनों केस में फंसा हुआ है। अब दोनों के खिलाफ, सारे तृणमूल के खिलाफ रेड हुआ है, अरेस्ट हुआ है, मुकुल राय शुभेंदु के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। शुभेंदु को दिखाई दिया पैसा ले रहा है, लोकसभा स्पीकर के पास पड़ा है, इसका इजाजत सीबीआई ने मांगा है, सीबीआई उसके बावजूद लोकसभा स्पीकर भी बैठा है, उसके पास आवेदन पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो पता नहीं, क्यों सीबीआई स्पीकर के पास गया वो भी क्लियर नहीं है। आज तक कभी तक एथिक्स कमेटी में बारे में चर्चा नहीं हुई, जो लोग सांसद ने पैसा लेके दिखाई दे रहे, जिसमें मुकुल राय शुभेंदु है, तब वो एमपी थे। तो ये मुकुल राय के लिए मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है कि जैसे ही मुकुल राय तृणमूल ज्वाइन करेंगे, अचानक देश से भ्रष्टाचार दूर करने में सीबीआई एक्टिव हो जाएगा, इसी कारण मुकुल राय को जाना थोड़ा मुश्किल है। तो भ्रष्टाचार सीबीआई तो भ्रष्टाचार दूर करने में लगे हुए है ना, अब भ्रष्टाचार दूर करते हैं। अगर आप बीजेपी के साथ रहोगे तो आपके खिलाफ कुछ नहीं है, पता नहीं, हम अगर बीजेपी के पक्ष में चले हमारा खिलाफ कुछ होगा तो कुछ होगा नहीं, ये तो क्लियर है ना। अभी देश में एक ही पार्टी है जिसका कोई डिसऑनेस्ट लीडर है नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नेता है ही नहीं देश में। अगर नाम करेंगे तो एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इतना साफ सुथरा पार्टी, से बड़ा पार्टी नहीं, धनबल से बड़ा नहीं, चरित्र से भी बड़ा है। इतना आप देखिए, सारे ऑपोजिशन पार्टी सब 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 एकदम भ्रष्ट नेता है। इसलिए मुकुल राय को जाना दिक्कत ये है, शुभेंदु को भी दिक्कत है। शुभेंदु तो जाएंगे नहीं, शुभेंदु पहले से बोल चुके हैं, ऑपोजिशन लीडर बन गया है, और वो जब वो छोटे थे तब से वो आरएसएस शाखा में जाते थे, ये ओपनली उन्होंने कहा। तो पहले से ही वो आरएसएस के प्रति उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, ये उन्होंने खुद कहा, इसलिए उसको तो वो पसंद करेंगे। और साथ साथ अभी बंगाल में तो सबसे ज्यादा जो अपोजिशन लीडर लड़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, वो तो है गवर्नर। गवर्नर के अलावा कोई बीजेपी दिखाई नहीं दे रहा है, गवर्नर अकेला ही लड़ रहा है, बहुत जबरदस्त लड़ रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ। इतना ज्यादा कोई गवर्नर लड़े हम तो देखा नहीं का हमारा 40 साल पत्रकारिता में। बहुत पहले जब छोटे थे तब धर्मवीरा एक राज्यपाल होते थे बंगाल में, जो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़े थे, लेकिन और कोई राज्य में ऐसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जगदीश धनखड़ को आप तारीफ करना पड़ेगा, अकेला अपने बलबूते पे टीएमसी के 213 जीतने के बाद भी लड़ रहा है, और उसको पूरा मदद सेंटर से मिल रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है मुकुल राय का भविष्य अचानक अभी तुरंत कुछ नहीं, शायद कुछ दिन बाद हो सकता है, लेकिन मुकुल राय अपना जितना लोग है उन सबको पहले वो सेट करेंगे तृणमूल, फिर उसके बाद कुछ होगा। वो तब तक वो भाजपा में था, भाजपा में है, भाजपा में रहेंगे। नागर साहब, क्योंकि वो ऑनेस्ट लीडर है, भ्रष्ट नहीं है। क्योंकि नागर साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी से लड़ने के लिए ममता ही फिट है, टिट फॉर टैट, जो लालू जी ने कहा, सठे साठे समाचरित? लेकिन मुझे यहाँ नहीं लगता है कि
ऑपरेशन लोटस की बात यहाँ की जा सकती है। ऑपरेशन लोटस वहां किया जाता है जहां पर आप तो विपक्ष में हो, आपको सरकार गिरानी हो। यहाँ चीजें ऑपोजिट है। जब आपको सरकार गिरानी होती है तो आपके लिए आसान स्थितियां होती हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के जो एमएलए हैं उनको आप लालच दे सकते हैं कि भैया आ जाओ, मंत्री बना देंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो चाहे कर्नाटक का मामला हो। तो यहाँ तृणमूल ऑपरेशन लोटस इसलिए नहीं कर सकती, या ऑपरेशन तृणमूल नहीं कर सकती अगर उसको उस तरह कहें, कि यहाँ दूसरे लोग आना चाहते हैं। और दूसरे लोग आएंगे तो जैसे मैंने पहले कहा, दूसरे लोग आएंगे तो जो पहले से 213 बैठे हुए हैं वो सिर्फ घास छीलने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, तो वो भी उनको कहीं बोर्ड का मेंबर ये सब बता रहा हूँ। अभिषेक बनर्जी ने आज एक प्रस्ताव दिया है, शायद इसीलिए दिया है कि सब लोग खुश किया जा सके कि एक व्यक्ति एक पोस्ट। तो इससे वो जितने ज्यादा लोग आए हैं उनको एकोमोडेट करने का उनको मौका मिलेगा, किसी को पार्टी में देंगे, किसी मंत्री में देंगे। तो ये सही है। मुकुल राय का कोई अभी भविष्य शायद यहाँ भी नहीं है, शायद बीजेपी में नहीं है, उन्होंने बहुत गलत कार्ड खेला था 3 साल पहले, लेकिन उनके बेटे का भविष्य है। और बेटे की तरफ बाकी जो लोग हैं जो तृणमूल से गए हैं उनका भी भविष्य है। लेकिन क्योंकि वो आएंगे तो जो पहले से हैं, जो उन्होंने साथ दिया है, उनको परेशानी हो सकती है। राजीव बनर्जी आएंगे तो क्या करेंगे भाई? जो दोमजूर से विधायक जीता है वो रहेगा या वो रहेंगे? तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एक दिखाने के लिए है, और बहुत ज्यादा लोग तृणमूल में आएंगे नहीं, और तृणमूल शायद लेना भी नहीं चाहे आज की स्थिति। उन्हीं लोगों को लेंगे, जैसे मैंने उन्हीं जगह लेंगे जहाँ ममता बनर्जी के बारे में एक चीज मैं आपसे सवाल को थोड़ा सा क्वेरी मेरी ये है कि आज की तारीख ममता की सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि 2024 में जो 18 सांसद जीत कर आए हैं उसकी संख्या को घटा के सिंगल डिजिट में कर दिया जाए। उसके लिए भी ये जरूरी है कि ये इंप्रेशन जाए कि लोग बीजेपी छोड़ कर जा रहे, बीजेपी अब जिताऊ पार्टी नहीं रही। उसके लिए जरूरी है कि आप उन इलाकों से लोगों को लें। वही मैं कह रहा हूँ ना, नॉर्थ बंगाल में आप कमजोर हैं या वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में आप कमजोर हैं, तो वहां के लोग अगर आते हैं तो वो ऐसे लोग आए जो वोट अपने साथ ले आ सकते हैं, ऐसे नेता, तब तो सही है। लेकिन आप साउथ बंगाल से आप कोई आएगा तो क्यों लेंगे? दोमजूर से क्यों लेंगे? जहां पर उनको एक ही सीट नहीं मिली है बीजेपी को, उस इलाके से किसी आदमी को क्यों लेंगे? तो निश्चित रूप से नॉर्थ बंगाल से अगर कुछ लोग आते हैं, एमपी आए, बड़े नेता हैं, तो निश्चित रूप से वहां चूंकि तृणमूल कमजोर है तो तृणमूल लोकल नेताओं को शिकायत भी नहीं होगी, क्योंकि आप तो हमको जिता नहीं पाए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमको जिता सके वहां से। तो उन इलाकों से लोग आएंगे जहां नॉर्थ बंगाल वगैरह से, जहां 77 सीटें जहां जीती हैं, उन इलाकों से, उन लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उनको लिया जाएगा। लेकिन जिन इलाकों में हार गए हैं या जिनको टिकट नहीं मिला, सोनल हुआ जैसे लोगों को टिकट नहीं मिला, तो भी उनको लेके क्या करेंगे? हाँ ठीक है, ओके, आप पार्टी में आ जाइए, आप काम कीजिए, आप पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने के जो फायदे ले सकते हैं वो आप लीजिए। लेकिन और इसके अलावा आप कुछ ज्यादा चाहे, मंत्री पद चाहिए और दूसरी चीज चाहिए, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल उनको इंतजार करना पड़ेगा। आलोक, आपको क्या लगता है ये ऑपरेशन लोटस रिवर्स? नहीं, मुझे देखिए उसमें कोई शक शुबा नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप दूसरे का नाश करने पे तुले हैं तो दूसरा मौका पाने पर आपका नाश करेगा। और ममता बनर्जी, आप जानते हैं, जिस तरह की जुझारू नेता हैं, वो कोर कसर छोड़ के राजनीति करने वाले नहीं है, किसी के साथ नहीं की उन्होंने। और अभी जो मेरा ख्याल है सतीश जी ने कहा तृणमूल कांग्रेस, वो ग्रास रूट कांग्रेस है, वो नाम रखा गया था क्योंकि तब वो कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत करके आई थी। उनका आरोप यही था कि कांग्रेस में ग्रास रूट के लोगों की कदर नहीं हो रही है, हम ग्रास रूट की कांग्रेस बना रहे हैं। तो वो इनमें से, और जहां तक सवाल ये जो नीरन जी कह रहे हैं, देखिए तार्किक रूप से नीरन जी जिस इवॉल्व स्तर पर सोचते हैं वहां ये बात बिल्कुल सही है कि आप दार्शनिक भाव में सोचेंगे नहीं, जो जीत रहा है उसको ले लें, जो हार रहा है उसको क्यों लें। एक समय भारतीय जनता पार्टी ने न जाने किस किस को लिया है दूसरी पार्टियों से। कोई सवाल पूछा कि भाई ये क्यों ले रहे हैं? नहीं, जो आ रहा है उसको ले रहे हैं। इस समय पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम एक मैग्नेट हैं, हर कोई हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए जहां से जो आएगा उसको लेते चलेंगे। फिलहाल तो इरादा ये दिखाने का है कि एक ही जगह है जहां कोई आ सकता है, बाकी कहीं किसी के जाने के लिए कोई जगह, कोई रास्ता नहीं है। दूसरी पार्टी पूरी खाली हो जाए उस दिन तक का वो इंतजार करेंगे कि सब आ जाओ। उसके बाद जो आ गए उनके साथ जो करना है, जैसे बीजेपी करती है ऐसे वो भी करेंगे। ये तमाम पार्टियों में ऐसी रिवायत है, जो एक बार आ गया, इसके बाद तय करेंगे ना इसका क्या करना है। पहले इस समय आ रहा है, अभी मना क्यों करना है? सामने वाले को तो खाली कर दो पहले उधर की दुकान खाली करो, फिर देखेंगे यहाँ क्या करना है। आलोक, सतीश जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। सतीश, बस एक लाइन,
मुझे क्या लगता है, ये स्ट्रेटजी बताना भी हो सकता है और इसमें बीजेपी फंसी भी होगी। उनको अब बंगाल में युद्ध विराम डिक्लेयर कर देना चाहिए, और नहीं तो दूसरा साइड है कि आप पूरा युद्ध कर दो, एनिहिलेशन वाला, पूरा बर्बादी वाला। आप ममता को इतना डिमोरलाइज करो कि वो भी एक बड़ा नेता दिल्ली की दावेदार में खड़ी हो जाए, तो 4 नेता रहेंगे दिल्ली के दावेदारी के लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल युद्ध विराम करके भारतीय जनता पार्टी को, और जो बैटल ऑफ बंगाल है उसे यूपी के महाभारत में कूदना चाहिए। बैटल ऑफ बंगाल है, उसको यूपी के महाभारत में कूदना चाहिए। आप चीजों को एक दूसरे लेवल पे ले जाके चले गए। खैर, इस बातचीत को मैं यही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अंत में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की राजनीति अमित शाह, नरेंद्र मोदी करते हैं, उसका जवाब अगर किसी के पास है तो सिर्फ ममता बनर्जी के पास है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का मॉडल का बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि दूसरे के खेमे में भगदड़ मचा दो, मीडिया के माध्यम से ये इंप्रेशन क्रिएट करा दो कि उनकी पार्टी टूट रही है, वो पार्टी हार रही है, उसके साथ वहां कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और चाहे उसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज का सहारा लेना पड़े, सिक्योरिटी एजेंसीज का सहारा लेना गए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सहारा लेना पड़े, जिसका लेना पड़े ले। आज की तारीख में अगर ममता बनर्जी को 2024 में भारतीय जनता पार्टी को किसी बड़ी जीत हासिल करने से रोकना है, तो उसके लिए ये इंप्रेशन बंगाल को देना बहुत जरूरी है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो ढलान पर है और अब उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये बात अगर ममता बनर्जी के दिमाग में है तो आने वाले दिनों में बीजेपी में भगदड़ मचेगी, कुछ बड़े नेता छूटेंगे और कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई स्थानीय स्तर पर भी हो सकती है। ऐसा ममता बनर्जी इंश्योर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी अगर मजबूत होती गई तो न केवल 2024 में ममता बनर्जी को डेंट करेगी, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में भी वह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी हो सकती है। इसलिए आज की तारीख में ममता बनर्जी के लिए जरूरी है कि वही दांव आजमाए जो मोदी और अमित शाह दूसरों के लिए आजमाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।